नमस्कार। आज हम कक्षा 7 में पहला काव्य पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटी। पढ़ना, लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही है। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। तो हम सबसे पहले इस कविता का गान करेंगे और आप भी इसके साथ गाएंगे।
तो हमने कविता को गान किया। अब हम कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मैं बेटी हूँ और मैं तारा बनूंगी, मतलब मैं विकास करूंगी और अपना विकास करके दूसरों का सहारा बनूंगी और उनको आश्रय दूंगी। मैं कौन हूँ? मैं बेटी हूँ। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। तो जिस तरह गगन मतलब आकाश, आकाश में जिस तरह चंदा चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और धरती पर अपना प्रकाश चारों ओर फैलाऊंगी। धरती पर चमकूंगी का अर्थ है अपनी कीर्ति फैलाऊंगी, अपना यश फैलाऊंगी। मैं बेटी हूँ। आगे है, पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। तो पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं पढ़ लिख कर बहुत ही मेहनत करूंगी और आत्मनिर्भर बनूंगी। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। तो आत्मनिर्भर बनकर अपने पांव पर खड़े होकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखने का मतलब है दुनिया में होने वाले व्यवहारों और जो कुछ हो रहा है वह कहती है कि मैं दुनिया को देखूंगी और उसको समझूंगी। मैं बेटी हूं। आगे कहा गया है, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी। इसका अर्थ है फूल जैसे बगीचे में खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में फूल बनकर खिलूंगी और अपने अच्छे कार्यों से जीवन को सुगंधित बनाऊंगी और दुनिया में अपनी खुशबू फैलाऊंगी। तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी। तो वह कहना चाहती है कि मैं तितली बनकर अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी और अपनी प्रगति करूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। तो कहती है कि मैं मंजिल पर पहुंचकर अपने मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लगूंगी। मैं बेटी हूँ। यहाँ पर हमारा काव्य पूरा होता है। तो यह एक लड़की की कल्पना है कि वह बड़ी होकर क्या क्या करेंगी। तो वह तारा बनकर चमकेगी और खुद आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को सहारा देगी, धरती पर अपना नाम रोशन करेगी, खूब पढ़ लिख कर मेहनत करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी, दुनिया को देखेगी और समझेगी। फूल जैसे बगीचे में खिलते हैं वैसे खुद भी दुनिया रूपी बगीचे में खिलेगी और तितली बनकर अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। और जब अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी तब वह नाच उठेगी, झूम उठेगी और गाने लगेगी। यहाँ पर हमारी कविता पूरी होती है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। सहारा का अर्थ है आश्रय देना, आधार बनना।
गगन का अर्थ है नभ, आकाश। चमकना का अर्थ है जगमगना, यहाँ पर उन्नति करना। उजियारा का अर्थ है उजाला, प्रकाश। तितली का अर्थ है रंग बिरंगी, उड़ता। पतंगा, हम गुजराती में इसे क्या बोलते हैं? पतंगियू। मुहावरे, तारा बनना अर्थ है श्रेष्ठ बनना। अपने पांव पर चलना का अर्थ है आत्मनिर्भर बनना। अभ्यास, पहला प्रश्न है, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। तो हम अभी पाठशाला में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमने कविता में गान किया है, उसके साथ आप गाइए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और अपने योग्यता के अनुसार काम करना होगा। हमारा काम भले ही छोटा हो, लेकिन हम उसमें सफल होने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बेटी पढ़ लिख कर खूब मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी और खुद आत्मनिर्भर होकर दुनिया में अपना यश फैलाएगी। आगे है, बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो इसका जवाब होगा कि हमें किसी का सहारा बनने के लिए खुद आत्मनिर्भर बनना होगा। पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाना होगा। उसके बाद पढ़ लिख कर धन कमाना होगा। और जो अपने से बन पड़े, चाहे पढ़ाई लिखाई को गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई के लिखाई के लिए मदद करे, अपंगों के लिए, मरीजों के लिए, आप हमसे जो बन पड़े वह हम मदद कर सकते हैं। आगे है, बड़े होकर अब क्या बनना चाहते हैं? तो बड़ा होकर मैं, आप यह खुद सोचिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों, उसकी वजह को आप लिखिए। जैसे मैं बड़ी होकर शिक्षक बनना चाहती थी, क्योंकि मैं मानती थी कि एक शिक्षक से बड़ी समाज सेवा कोई नहीं कर सकता है। जैसे डॉक्टर और इंजीनियर को कौन तैयार करता है? एक शिक्षक। आगे का प्रश्न है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? यह भी आपको खुद सोचकर लिखना होगा। आगे है, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। तो पहला है मिसाल। मिसाल का अर्थ है उदाहरण। दूसरा है गर्व। गर्व का अर्थ है अभिमान या अहंकार। तीसरा है अंबर। अंबर का अर्थ है आकाश। शान। शान का अर्थ है प्रतिष्ठा। और कष्ट का अर्थ है मुसीबत। तो सबसे पहले आएगा गर्व का अर्थ। यहाँ पर पहले में हम लिखेंगे अभिमान। दूसरा आएगा आकाश, अंबर का समानार्थी शब्द। तीसरा आएगा उदाहरण, मिसाल का समानार्थी शब्द। चौथा आएगा प्रतिष्ठा,
शान का समानार्थी शब्द और कष्ट का समानार्थी यहाँ आएगा मुसीबत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। शब्द है चाहिए का प्रसार घर घर होना में शिक्षा। तो उचित क्रम में रखकर हम बनाएंगे घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इसमें पहला वाक्य है, पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती पर। तो उसको हम क्रम के अनुसार कैसे रखेंगे? तो नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा है, नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। तो इसके हम क्रम के अनुसार लगाएंगे। दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। तीसरा है, दिया जलाकर दिया रख में आंगन में। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। आगे है, अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। पांचवा है, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। तो हम बनाएंगे, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। आगे आता है स्वाध्याय। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? तो इसका जवाब आएगा कि बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए वह स्वयं सहारा देने लायक बनेगी। दूसरा है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी मेहनत कर पढ़ाई लिखाई करके स्वयं अपना विकास करेंगी। उसके बाद लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। उसके बाद दुनिया को समझना चाहती है। आगे है, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर बागों में उड़ना चाहती है और हवा को चूमना चाहती है। वह मस्त बनकर नाचना और गाना चाहती है। बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। अगला प्रश्न है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो बेटी क्या चाहती है? तारा बनना चाहती है और धरती पर चांद बनकर चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बगीचे में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई अरमान हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो यह भावार्थ हमने कविता में मैंने समझाया है, इसको आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। सफल का विलोम शब्द है असफल। वाक्य का प्रयोग है,
तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। दूसरा है कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। पहला है आकाश। तो आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? धरती। तो हम लिखेंगे, वाक्य बनाएंगे कि आकाश में बादल छाए हुए हैं। और धरती का वाक्य बनाएंगे कि धरती में फूल खिले हुए हैं, हरियाली छाई हुई है। दूसरा है उजियारा। उसका विलोम शब्द होगा अंधियारा। तो इसका वाक्य बनाएंगे, सुबह उजियारा होते ही हम काम पे लग जाते हैं और शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आते हैं। तीसरा है इधर। इधर का विलोम शब्द है उधर। तो आप इधर आइए। और दूसरा वाक्य बनेगा आप उधर जाइए। चौथा वाक्य है भलाई। तो जो भलाई करता है उसका कभी बुरा नहीं होता है और बुराई करने वाले कभी किसी का अच्छा देख नहीं सकते। पांचवा है पाना। पाना का विलोम शब्द है खोना। तो छोटे बच्चे गुब्बारे पाकर बहुत खुश हो गए और छोटी गुड़िया ने अपना गुब्बारा खोकर रोने लगी। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिए गए हैं। घोड़ा बहुवचन होगा घोड़े। वाक्य है घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े दौड़ रहे हैं। पहला शब्द है मैं। उसका बहुवचन होगा हम। मैं जा रही हूँ। हम जा रहे हैं। दूसरा है बच्चे। तो बच्चे खेल रहे हैं। बच्चा खेल रहा है। खिलौना। खिलौना सुंदर है। खिलौने सुंदर है। खेत। तो खेत में हरियाली छाई है। बहुवचन होगा खेतों में हरियाली छाई है। आगे आया है भाषा सज्जता। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। केशा साहसी बालिका है। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। वह आदमी जा रहा था। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। और जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता है। कौवे का रंग काला होता है। खरगोश का शरीर मुलायम होता है। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। पानी गंधहीन होता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। उपयुक्त वाक्यों में
ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन पूर्व शब्दों को रेखांकित किया गया है। वे शब्द संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंगरूप, स्पर्श, दशावस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांट कर बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पर है वरदराज चतुर बालक था। तो यहाँ बालक का गुण क्या है? चतुर। फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। तो यहाँ पर पीला यह गुण है। किसका गुण है? गुलाब का गुण है। मिर्च का स्वाद तीखा होता है। तो मिर्च का गुण क्या है? तीखा। शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। यहाँ पर खाने का विशेषण है पंजाबी, यह उसका गुण है। सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत लग जाते हैं। यहाँ पर कपड़े का रंग सफ़ेद है, यह उसका गुण है। तो ये सारे शब्द आपको बॉक्स में लिखने हैं। इतना जानिए। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। गुण दोष: ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि शब्द गुण या दोष की विशेषता बोध करते हैं। आकार: गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि शब्द आकार की विशेषताओं का बोध करते हैं। रंग रूप: सफ़ेद, काला, पीला, सांवला, गोरा, मैला, चमकीला आदि शब्द रंग रूप की विशेषता को बोध करते हैं। स्पर्श: तो कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि शब्द स्पर्श की विशेषताओं को बोध करते हैं। दशा अवस्था: स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा आदि शब्द युवा किसकी विशेषता को बोध करते हैं? दशा की, अवस्था की। स्थान, देश, काल: ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि स्थान या देश काल की विशेषता को बताते हैं। स्वाद, गंध: मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि शब्द स्वाद और गंध की विशेषता को बोध करते हैं। दिशा: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि शब्द दिशाओं का बोध करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। प्रयाग 3 नदियों का संगम है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। गौरव 3री कक्षा में पढ़ता है। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। उपयुक्त वाक्य में 3, आधा, 3री, दोहरा, चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोध, क्रम, आवृत्ति और समूहवाचक संज्ञा का बोध करते हैं। जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है
उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। उपयुक्त वाक्यों में कई, कुछ, ज्यादा आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द अनिश्चित संख्या का बोध करते हैं। जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। इतना जानिए। निश्चितवाचक संख्या विशेषण के कुछ अन्य भेद हैं, जैसे पूर्णांक बोधक 1, 3, 9, 1000, वह पूर्णांक बोधक शब्द है। अपूर्णांक बोधक आधा, पाव, पौना, डेढ़, ढाई। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह क्रम को निर्देश करते हैं। आवृत्तिवाचक दोगुना, चौगुना, इक्कहरा, दुहरा आदि आवृत्ति का बोध करते हैं। समूहवाचक दोनों, तीनों, चारों आदि। निम्नलिखित शब्दों में से निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो कई शब्द में संख्या का बोध नहीं होता है तो वह है अनिश्चितवाचक। थोड़ा, तो वह भी अनिश्चितवाचक है। 50, यह निश्चितवाचक है। 2.5 भी निश्चितवाचक है। बहुत अनिश्चितवाचक है। कुछ, तो अनिश्चितवाचक। चौगुना निश्चितवाचक। चौथा निश्चितवाचक। ज्यादा अनिश्चितवाचक। चारों निश्चितवाचक। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है।